नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मानव शर्मा। शिक्षण विधियों की एक बूस्टर डोज, एक ताकतवर डोज, एक ऐसी डोज जिसकी आप सभी को आवश्यकता थी, विशेषकर रीट की तैयारी करने वाले युवा शिक्षण विधियों के लिए, हिंदी शिक्षण विधियों के लिए जिस प्रकार से अभ्यस्त रहते हैं कि अच्छा टीचिंग वहाँ पर कुछ मिले, उसी बात को, उसी वायदे को पूरा करने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ शिक्षण विधियों की एक नई क्लास लेकर। साथियों, हिंदी शिक्षण विधियों की बात अगर करें तो हिंदी शिक्षण विधियों में जो रीट का सिलेबस है, अगर उस रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले जाएं तो वहां पे हम देखते हैं कि रीट में 3 यूनिट में ये पूरी सामग्री बटी हुई है। यूनिट 1, ये यूनिट 2 और ये यूनिट 3। अब यदि इन 3 यूनिट के 15 प्रश्नों पे अगर आए रीट की जैसा था, तो पहले यूनिट में भाषा शिक्षण की विधियां शामिल हैं, यानी भाषा शिक्षण में किन किन विधियों का काम लिया जाता है, भाषा शिक्षण की विधियां आपको पढ़नी होती हैं। पहली बात, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भाषा शिक्षण के उपागम आपको पढ़ने होते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम, अप्रोचेज जो है वो आपको पढ़ने होते हैं। और साथ के साथ यूनिट फर्स्ट में जो शामिल है, उसमें भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम के अलावा भाषा दक्षता का विकास एक टॉपिक है। 3 चीजें हैं। भाषा दक्षता का विकास, ये तीनों तो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में एक तो भाषाई कौशल है चारों, यानी लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, LSRW। सारी दुनिया यही कहती है मॉन्टेसरी के अलावा। मॉन्टेसरी ने जरूर LSWR कहा था। तो भाषाई कौशल आपको पढ़ने होते हैं सारे। उसके अलावा जो हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हैं, वो आपका एक टॉपिक है। और इसके अलावा पाठ्यपुस्तक और बहुमाध्यम साधन और बेसिकली दृश्य श्रव्य जो सामग्री है, जिनको हम शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं, वो शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल, ये तीनों हमको पढ़नी होती है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। अगर यूनिट 3 पे आए तो ये एक ऐसी यूनिट है जो लगभग कॉमन है। बहुत सारे जो लोग तैयारी करते हैं SST से या साइंस से, उन सबके भी ये यूनिट बहुत काम आती है। और इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन यहां पे शामिल है। पहली बात, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन क्या है, और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। क्या जी? उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपके सिलेबस में है। और तीसरी जो चीज है जो यूनिट 3 में आती है, वो है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। क्या क्या? CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व समग्र मूल्यांकन, और साथ के साथ यहां इसमें उपचारात्मक शिक्षण है। तो ये जो यूनिट है ना 3 वाली, ये तो आप सभी जगह देखते हो, चाहे SST के विद्यार्थी हैं, चाहे रीट के विद्यार्थी हैं, मतलब साइंस के हैं, किसी में भी हैं, ये तो आपको सब जगह मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां और पाठ्यपुस्तक अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये आपको दूसरी यूनिट में। भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, ये पहले यूनिट में है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं।
ओके, अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, और पढ़ने की बात हम जब करेंगे तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 यानी कि तीनों यूनिट पे हम जाएंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। ये यूनिट 1 और उसके बाद में ये उसके साथ मिलती जुलती उसी की ये यूनिट 2 और उसके बाद में ये लास्ट में यूनिट 3। तीनों को एक बार क्या सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि रीट में जो हिंदी टीचिंग मेथड है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है ये आपको पता होना ही चाहिए। जो विद्यार्थी बिना सिलेबस जाने, बिना पढ़े डायरेक्ट आईडीए पे चलता है उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये आपका हिंदी शिक्षण विधियों का सिलेबस है और हिंदी शिक्षण विधियां 3 यूनिट में बटी हुई है, किसमें? रीट में। अब आगे की अगर बात करें तो आगे की कहानी यह है कि पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विधियों का, उसके बाद में हम दूसरी यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट पे आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियां क्या है। ओके, तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा कि हिंदी शिक्षण या शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, ये हेडिंग डाल दीजिएगा। आखिर शिक्षण विधि क्या है? टीचिंग मेथड क्या होती है? टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि क्या होती है? तो परिभाषा सबसे पहले हमको पढ़नी है कि आखिर शिक्षण विधि क्या है। ओके, तो परिभाषा के बतौर अगर हम देखें तो देखिए एक बहुत अच्छी परिभाषा इसकी है। वो क्या कि कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को अपनाता है, जिस विधि को फॉलो करता है, उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा हुई। क्या परिभाषा क्या हुई कि एक अध्यापक, कोई भी टीचर, उसके पास जो जो शिक्षण उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस तरीके, जिसकी जगह जिन लिखे तो ज्यादा है क्योंकि तरीके बहुत सारे होते हैं, जिन तरीकों या विधियों को अपनाता है, विधियों को अपनाता है, उन्हें शिक्षण विधि कहा जाता है। उन्हें शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी एक टीचर है, उसको क्या करना है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो जिन जिन तरीकों को अपनाएगा, जिन जिन विधियों को अपनाएगा, वो विधि, वो तरीके क्या कहलाएंगे साहब? उन्हीं तरीकों को हम कहेंगे कि ये तरीके साहब उसकी शिक्षण विधि है। यही तरीके उसकी क्या है? शिक्षण विधि है। बात समझ में आई आपके? ओके, तो मुख्य बात कि शिक्षण विधियां क्या है उसको हम अब पढ़ेंगे। तो आपने पहले तो मुझे बताइए कि जो मैंने आपको कहा वो आपने समझ लिया, आपने लिख लिया? जी, एकदम क्लियर है आपके? अगर आपने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार बता दिया करो साथ के साथ कि हाँ सर लिख लिया है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी लिख नहीं पाते और फिर कहते कि सर समझ में कम आई थी। तो एक बार लिख भी लो और समझ भी लो साथ के साथ। आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं।
आगे क्या है वो सुनिए। अब आप आगे की बात क्या है वो सुनिए। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण ने तरीके अपनाए, वो उसकी शिक्षण विधि है। यानी शिक्षक शिक्षार्थी को जिस भी विधि से सिखाएगा, जिस भी प्रकार से ज्ञान प्रदान करेगा, अर्थात एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सिखाने हेतु जिस विधि का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। उससे शिक्षण विधि कहा जाता है। ये आपके एक परिभाषा और हो गई कि कोई भी शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी को सिखाने के लिए जिस भी विधि का प्रयोग करेगा, यानी जिस विधि को काम में लेगा, वो क्या कहलाएगी? वो साहब शिक्षण विधि कहलाएगी। यहां तक कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं है। ये आपके समझ में आ ही गया है कि आखिर शिक्षण विधियां इस तरह से होती हैं। आगे चलें, बताइए। क्योंकि अभी तक तो मैंने केवल शिक्षण विधि की परिभाषा आपको लिखाई है, और इसको आप लिख भी लें साथ के साथ। बाद में आप कहेंगे कि नोट्स नहीं बना पाए। तो नोट्स बनाने में ढील नहीं करनी है आपको। ओके, चलो आगे की बात सुनिएगा। आगे की बात क्या है वो आप सुनिएगा। ये शिक्षण विधियां है ना, ये आई कहां से? दरअसल तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पे एक प्रोफेसर हैं, एक शोधार्थी टाइप थे वो पहले, और उनका नाम था कीथ एचिसन। तो कीथ एचिसन ने अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर सबसे पहले 1961 में शिक्षण विधियों का नामकरण किया था, प्रयोग में लिया था। ओके, तो 1961 में भारत चीन युद्ध होने वाला था 1962 में। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि शिक्षण विधियों का सूत्रपात कब हुआ, और उसमें आंसर होता है शिक्षण विधियों का सूत्रपात भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। तो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? 1961 में शिक्षण विधियों का विकास अमेरिका में कीथ एचिसन ने किया है। तो पहले मैं यही बात लिख देता हूं, शिक्षण विधियों का उद्भव ये हेडिंग आपने डाला है, शिक्षण विधियों का उद्भव। ओके, तो सुनिए, शिक्षण विधियों का उद्भव, शिक्षण विधियों का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधार्थी कीथ एचिसन की देन है। और कब है ये? 1961 ईस्वी में। कब भाई साहब? 1961 ईस्वी। तो आप एक बात और कह सकते हो, क्या आप ये भी कह सकते हो कि अर्थात शिक्षण विधियों का सूत्रपात, शिक्षण विधियों का जो सूत्रपात है वो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था।
भारत और चीन का जो युद्ध था उसके बैकग्राउंड में शिक्षण विधियां पैदा हुई, यानी कि 1961 में पैदा हुई। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया। ठीक है, ये बात मैं किसकी कर रहा हूं? विश्व में। एक बार इसको लिख लीजिएगा, ये बात मैं आपसे कर रहा हूं विश्व की, कि विश्व में क्या हुआ था। अभी तो इसके बाद हम भारत की बात करेंगे, अभी तो हमने बात करी है केवल विश्व की। इसको फटाफट लिखिएगा एक बार आप। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको सलाह है कि थोड़ा जल्दी लिखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ये कि डिले नहीं हो, फिर बाद में लिखाने में बहुत टाइम लग जाता है कई बार। हम आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है वैसे। फिर भी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि साहब नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ तो बना लीजिए। ये क्लास क्या है कि काव्यांग एजुकेशन ऐप पर रेगुलर चल रही है। उसके अलावा ये क्लास मानव शर्मा जो है यूट्यूब है जो मेरा काव्यांग एजुकेशन हिंदी बाई मानव सर, उस पर भी जा रही है और फेसबुक पर भी जारी है, तो आप वहां सब जगह इसको देख सकते हैं। शिक्षण विधियों का सूत्रपात भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि हुआ। इसके बाद बात करते हैं भारत में। तो भारत में शिक्षण विधियों पर काम करने वाला प्रथम संस्थान कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो उस संस्थान का नाम है भाई साहब सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। शिक्षा शास्त्रीय संस्थान हो गया इसका मतलब, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। और ये पता है कहां पर है? इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में। तो सेंट्रल पेडागोजिकल जो संस्थान है जो कि इलाहाबाद में है, वहां पे सबसे पहले इसका प्रयास किया गया, शिक्षण विधियों के ऊपर काम किया। इलाहाबाद यूपी में है। और ये कब किया गया साहब? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। 62 61 में तो ये अमेरिका में हुआ है। भारत में 63 में सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में इसके ऊपर काम किया गया। पहला संस्थान अभी तक भारत में हो गया जो इस पे काम कर रहा है। लेकिन भारत में शिक्षण विधियों के नामकरण का श्रेय किसको जाएगा? अगर प्रश्न ये पूछ ले एग्जामिनर, पिछले वाले का जो रीट वाला आया ना, ऐसा सस्ता पेपर नहीं आएगा बाद में, ठीक है? तो प्रश्न का लेवल आजकल अच्छा आता है। आप पुराने पेपर पे नहीं जाएं, केवल आप सीटेट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी लेवल अच्छा होता है। और अच्छा लेवल ही पढ़िए हमेशा, चाहे 2 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन पढ़िए क्वालिटी की चीज़ें, फालतू की चीज़ क्यों पढ़नी। तो भारत में व्यक्तिगत स्तर पर, पर्टिकुलर व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण विधियों के नामकरण का श्रेय, शिक्षण विधियों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो वो हैं प्रोफेसर डी तिवारी। डी तिवारी साहब, उनको जाता है। किसको? प्रोफेसर डी तिवारी को। 1967 ईस्वी, 67। तो भारत में 2 लोग आ गए हैं। शिक्षण विधियों पर सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो प्रोफेसर डी तिवारी उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, ये तो बात मैंने आपसे करी कि आखिर शिक्षण विधियों की बात क्या है। इसको लिख लीजिए आप एक बार, आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि शिक्षण विधियों पे काम करने वाला संस्थान तो आ गया, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास होने के बावजूद शिक्षण विधि है क्या? है क्या शिक्षण?
विधि तो आपने बता दी साहब, विधि तो ये रही कि साहब शिक्षण जो है ना, उसको शिक्षार्थी को सिखाने के लिए शिक्षक जिस विधि का प्रयोग करेगा वो शिक्षण विधि है, या मैच्योर परिभाषा लिखे तो वही है कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक जिन तरीकों को अपनाता है उसको क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि बोलते हैं। शिक्षण विधि तो आपने बता दी, लेकिन ये बताइए शिक्षण क्या है? मेथड तो आपने बता दिया, लेकिन फाइनली टीचिंग क्या है? ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीज क्या है? अगला लिखिएगा शिक्षण क्या है, हेडिंग डालिएगा शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, हेडिंग डालिएगा शिक्षण क्या है। अब देखिए, आपसे कोई पूछे कि शिक्षण क्या है, तो मॉरिशन की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा है। मॉरिशन ने कहा कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का मानवीय संबंध है, जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। वो केवल इंस्पायर करता है, सिखाता नहीं है। अगर सिखा देते ना तो या तो हमारे बैच में पढ़ने वाले सभी लोगों का सिलेक्शन होता या किसी का नहीं होता, पर किसी का होता है किसी का नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग प्रेरित हो पाए थे, कुछ लोग प्रेरित नहीं हो पाए। तो मॉरिशन की परिभाषा हम लिखते हैं यहां पर, H.C. मॉरिशन, हेनरी क्लेब मॉरिशन इनका पूरा नाम है। बात करेंगे, अमेरिका के बड़े शिक्षा शास्त्री रहे ये। मॉरिशन के अनुसार मॉरिशन ने क्या कहा, वो सुनिएगा। शिक्षण कम परिपक्व व्यक्ति व अधिक परिपक्व व्यक्ति के बीच एक मानवीय संबंध है, जिसमें क्या होता है, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। क्या सुने, मॉरिशन की गजब की परिभाषा आपके सामने आ गई कि शिक्षण जो है वो एक कम परिपक्व व्यक्ति और अधिक परिपक्व व्यक्ति के बीच मानवीय संबंध है, एक ह्यूमैनिटिक रिलेशन है, और उसमें जो कम परिपक्व व्यक्ति है वो सीखता है किससे, अधिक परिपक्व व्यक्ति से। यानी जैसे मैं एक अधिक परिपक्व व्यक्ति हूं, मान लीजिए, तो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप उसमें मुझसे कम परिपक्व है। तो मेरे और आपके बीच यही है कि मैं एक सीनियर विद्यार्थी हूं, आप एक जूनियर विद्यार्थी, बस इतना सा अंतर है। समझ में आया? आया ना? ओके, तो बताइए, शिक्षण सिखाने हेतु प्रेरित कर रहा है, इसका मतलब शिक्षण साधन हुआ ना। तो ये तो एक साधन हुआ, और जो शिक्षा है वो क्या है, साध्य हो गई है। क्या समझे? शिक्षण यहां पे हार्डवेयर के रूप में है और शिक्षा वहां पे सॉफ्टवेयर के रूप में है। तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, ये तो आपने लिख ही लिया है, आगे मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि अतः स्पष्ट है कि शिक्षण एक साधन है, यानी हार्डवेयर की तरह है, जबकि शिक्षा साध्य है। शिक्षा क्या है? साध्य है। ये शिक्षण है और ये किसकी ओर? शिक्षा की ओर। अच्छा, एक बात बताइए,
शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर माने? ये तो आपने कह दिया कि साहब ये हार्डवेयर की तरह है और ये सॉफ्टवेयर की तरह है। अच्छा, आपको भी आना है? अरे वाह, छोटा बेटा है वो भी आ गया देखने के लिए। चलिए, अभी यहां ये आवाज करेगा लेकिन हाँ बेटा अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, है ना? ओके बाय। तो बात यह है कि होता क्या है, शिक्षण और शिक्षा के बीच में अंतर क्या है? अगर इसकी बात हम आपसे करें तो यहां पे क्या होगा कि शिक्षण और शिक्षा का जो मूल अंतर है, जैसे शिक्षण कब तक चलेगा? जब तक अपन पढ़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो तब तक वो शिक्षण है। आप और हम पढ़ रहे हैं, ये शिक्षण है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी, सीखने सिखाने क्रम खत्म हो जाएगा, शिक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन शिक्षा तो जीवन भर चलती रहती है। तो शिक्षा और शिक्षण में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण तो विद्यार्थी और शिक्षक जब तक गतिशील है तब तक रहता है। अगर विद्यार्थी और शिक्षक गतिशील नहीं हुए तो बस बदल जाएगा। क्या बताऊं आपको? अंतर लिखूं इसमें? चलिए थोड़ा सा अंतर लिख देता हूं, आपने कहा है तो मैं लिख देता हूं। एक हेडिंग डाल लो फिर आप, शिक्षण व शिक्षा में अंतर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लिख लेते हैं। शिक्षण और शिक्षा में अंतर। पहली बात देखो, इधर मैं लिख देता हूं शिक्षा, या इधर लिख देता हूं शिक्षण, शिक्षा लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं शिक्षण। अब इनके बीच में अंतर क्या है वो आपको बताते हैं। इनके बीच में अंतर क्या है वो आपको समझाते हैं। पहला अंतर सुनो, जो शिक्षा है ना, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और आपसे कोई कहे कि साहब शिक्षण कब तक चलता है, तो शिक्षण जो है वो विद्यार्थी व शिक्षक के गतिशील रहने तक चलता है। ओनली जब तक आप और मैं एक्टिव है तब तक शिक्षण चलेगा। शिक्षण की जो अंत्यक्रिया होती है ना, वो उसकी अंतरात्मा होती है। वो भी यही कहती है कि विद्यार्थी और शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के लिए अनुक्रिया करते हैं। तो बेसिक बात यही है कि एक बार मैं इसको गोद में ले लेता हूं, दीजिए मुझे, आ जाओ आइए। देखो, सबको नमस्कार करो, उधर देखो, सबको नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो, उधर सामने देखो, सबको नमस्कार करो। ठीक है, बाय। चलो, हाँ खुश हो रहा है। चलिए अब चले जाओ ना। हाँ अरे चले जाओ, ओके। अरे जाना नहीं है, अरे इतनी जिद नहीं, अब चले जाओ, अब चले जाओ। छोटा बेटा है तो अरे अब जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैं आपको कह रहा था। अरे ये रोएगा, बिल्कुल रोएगा। तो मैंने आपसे कहा कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षण जो है विद्यार्थी और शिक्षक के गतिशील रहने तक ही रहती है। उसके बाद में यह संभव नहीं हो पाती। तो दूसरी जो बात मैं आपसे करनी थी, दूसरी बात क्या है वो सुनिएगा। पहली बात कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया क्या है कि बच्चों को दिन भर दिखते नहीं है, दिन भर जो है ऑफलाइन क्लासेज में बिजी रहते हैं और उसके बाद भी यहाँ आए तो ये क्लास घर पे पढ़ा रहे हैं,
तो बच्चे को क्या है कि मन नहीं लग रहा। होता है ऐसा, कई बच्चों में प्रेम होता है माता पिता के प्रति। पहली बात मैंने आपसे कहा कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, अब ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया तो सामाजिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। और जो शिक्षण है वो शिक्षा को ही प्रभावशाली बनाने के लिए है। मतलब ये सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। और ये जो दूसरी चीज है, ये क्या करते हैं, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया है। ये इसका अंतर है कि ये तो आजीवन चलती है और ये केवल शिक्षार्थी और शिक्षक के गतिशील रहने तक है। ये सामाजिक प्रक्रिया है और ये शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में जो शिक्षा है वो विकास देती है और ये जो शिक्षण है वो बालक का विकास तो करता ही है, साथ ही साथ उस बालक के मानसिक और शारीरिक रूप से भी उसको मजबूत बनाता है। क्योंकि जब बच्चा सीखता है कि खेलकूद वगैरह के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है तो कई बार वो इस तरह से भी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जो शिक्षा है ना वो किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करेगी, लेकिन जो शिक्षण है ना वो केवल सीखने सिखाने तक ही सीमित रहता है। क्या समझे? अगर बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो किसके द्वारा है? शिक्षा के द्वारा है। और जो शिक्षा है शिक्षण के द्वारा है, शिक्षा के द्वारा है। और जो शिक्षण है वो क्या करता है? यह सीखने सिखाने तक सीमित है। यह सीखने सिखाने का क्रियात्मक रूप है, यानी ये सीखने सिखाने तक सीमित रहता है। तो एक तरह से लगता है कि शिक्षा थोड़ा सा बृहद रूप है। एक तरह से हम देखें तो शिक्षा व्यापक है, ओके, जिसमें आपके पास उद्देश्य भी है, पाठ्यक्रम भी है, शिक्षण की विधियां हैं, ये सब शिक्षा में आ जाती है। और शिक्षण तो क्या करेगा? बच्चों को केवल पाठ्यक्रम का बोध कराता है, पाठ्यक्रम के बारे में आपको परिचित करवाएगा, जबकि इसमें पाठ्यक्रम के अलावा उद्देश्य जो होते हैं ना उनका और शिक्षण विधियों का ज्ञान भी कराता है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों व्यापक है, इसका क्षेत्र व्यापक है। व्यापक क्षेत्र का मतलब शिक्षण उद्देश्यों तक पहुंचती है, पाठ्यक्रम तक पहुंचते हैं, शिक्षण विधियों तक पहुंचती है। शिक्षा तो सब जगह तक पहुंचती है, यहां तक पहुंच है इसकी। और ये भाई साहब इसका क्षेत्र थोड़ा सा सीमित है, थोड़ा संकुचित इसका क्षेत्र है और ये केवल पाठ्यक्रम तक सीमित है। आपको सीखना सिखाना क्या होगा मेरी तरफ से? जो आपके सिलेबस में, मान लो माइक्रो टीचिंग आपके सिलेबस में नहीं है रीट में, तो वो चीज आपको नहीं सिखाई जाएगी। मान लो टीचिंग स्किल ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में नहीं है, तो भाषाई कौशल तो सिखा दिए जाएंगे लेकिन शिक्षण कौशल नहीं सिखाए जाएंगे। तो शिक्षण में केवल और केवल पाठ्यक्रम तक की सीमितता रहती है, लेकिन शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों तक पहुंचती है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र हमेशा व्यापक होता है और शिक्षण का क्षेत्र थोड़ा सा उसके तुलना में संकीर्ण है, संकुचित है। बात समझ में आई आपके जी? तो ये शिक्षण और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, उसके बारे में आपने सीखा। अगला हेडिंग जो है वो डालिए शिक्षण की विशेषताएं। आखिर शिक्षण की क्या क्या क्वालिटी होती हैं? शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। और विशेषताओं पर अगर आए तो नंबर 1 विशेषता यही है कि शिक्षण लगातार चलती है, हालांकि शिक्षक और शिक्षार्थी को गतिशील बनाती है, सामाजिक प्रक्रिया है। देखो, शिक्षक व शिक्षार्थी को गतिशील बनाता है, बनाने वाली प्रक्रिया है क्या? शिक्षण।
दूसरी बात, यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। अच्छा, मुख्य रूप से क्या है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। और ट्राइपोलर समझते हो आप, त्रिध्रुवीय। यह, इसको मैं थोड़ा सा यहां ज्यादा हाईलाइट करके लिख देता हूं, यह त्रिध्रुवीय, ट्रायंगल नहीं, त्रिध्रुवीय, ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आप कहेंगे कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है साहब, आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए कि जॉन डीवी व रायवर्न के अनुसार जो इसके 3 ध्रुव हैं वो कौन कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये 3 इसके ध्रुव हैं। कौन कौन? एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी है और एक पाठ्यक्रम है। अब क्या होगा, शिक्षक जो है ऊपर ही ऊपर है, ओके। तो जो शिक्षक है ना, वो और छात्र, क्या, देखो ये ट्राइपोलर कैसे है, मैं सिखाता हूं। जैसे ये है, तो ये जो शिक्षक है वो, और ये छात्र है वो, किसके लिए? पाठ्यक्रम के लिए अनुक्रिया करते हैं। क्या क्या बोला मैंने? वो लाइन आप गौर से सुनिएगा कि शिक्षक व छात्र पाठ्यक्रम के लिए अनुक्रिया करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अंत्यक्रिया करते हैं। बात एक ही हुई भाई, वो उसके लिए अंत्यक्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। अंत्यक्रिया ज्यादा शब्द ठीक है, अंत्यक्रिया करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं। अतः अंत्यक्रिया को, ये बात मुझे लग रही है कि यहां से हटा करके अलग से लिखनी चाहिए, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है यहां पर। अभी आप एक बार इसको समझिएगा। मैंने आपको शिक्षण की प्रक्रियाएं बताई है और मैंने आपको ये समझाने की यहां पे कोशिश की है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय है, ट्राइपोलर है। शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के लिए अनुक्रिया करते हैं, 3 इसके ध्रुव है। यहां शिक्षक व छात्र पाठ्यक्रम के लिए अंत्यक्रिया करते हैं। अतः अंत्यक्रिया को, किसको? जो अंत्यक्रिया है, उस अंत्यक्रिया को शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षण की आत्मा क्या है। शिक्षण की आत्मा क्या है? अंत्यक्रिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंत्यक्रिया को शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। क्यों? अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर मर जाएगा। इसी तरह शिक्षण भी मर जाता है, अधूरा रह जाता है। अगर अंत्यक्रिया नहीं होगी तो शिक्षण अधूरा है। ओके, हम विशेषता लिख रहे शिक्षण की। 2 विशेषता हमने लिखी। तीसरी विशेषता ये कि अंत्यक्रिया अगर नहीं हो, शिक्षक और शिक्षार्थी अंत्यक्रिया नहीं करें, मैंने आपको हिटलर की तरह ज्ञान परोस दिया, आपने चुपचाप झेल लिया। अंत्यक्रिया के अभाव में शिक्षण अधूरा होता है, अधूरा होता है।
अगली बात सुनिए, नंबर 4 वो ये कि शिक्षण विकास की प्रक्रिया है, इससे व्यक्ति का विकास होता है, आगे बढ़ता है। और नंबर 5 अगर हम कहें शिक्षण के बारे में तो वो ये कि ये सिखाता भी है और सीखता भी है। आपको मैं पढ़ाता हूं तो मुझे भी तो वापस रिमेमोराइज होता है। तो शिक्षण सीखना और सिखाना दोनों हैं। केवल व्यक्ति सीखता ही नहीं है, सिखा भी देता है। तो सीखना भी है और सिखाना भी है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि शिक्षण पथ प्रदर्शन है व मार्गदर्शन है, दोनों हैं। मार्गदर्शन में आप बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, और पथ प्रदर्शन में आप उसको वहां तक लेके भी जाते हैं कि ये ऐसे होगा, मैं बताता हूं चल। मार्गदर्शन दूर से भी दिया जा सकता है, पथ प्रदर्शन प्रैक्टिकली आयोजित होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं शिक्षण की। तो आज हमने यहां पर आपको बताया, मैसेज छोड़ दीजिए उन्हें। तो हमने बताया यहां पर कि शिक्षण पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन दोनों हैं, सीखना सिखाना दोनों हैं, विकास की प्रक्रिया है। क्लास एंड करनी है अब। सीखना सिखाना है, विकास की प्रक्रिया है, पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन है। अंत्य क्रिया नहीं होगी तो शिक्षण अधूरा रह जाएगा, इसलिए शिक्षण की आत्मा क्या है? अंत्य क्रिया। ओके। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को गतिशील बनाने वाली प्रक्रिया है और ट्राइपोलर प्रोसेस है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि आखिर जो है कौन सी विशेषता शिक्षण की नहीं है। उसमें 3 विशेषताएं होती हैं और एक ऑप्शन कुछ अलग होता है। तो विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी प्रक्रिया वहां पर है। तो ये क्लास एंड होने का समय अब हो गया है और आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास ली और शिक्षण विधि की भी आपने क्लास ली। तो दोनों क्लास आपने ली है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जिस ढंग से सुना है, सीखा है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत स्तरीय है। आप साथ के साथ लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको सुनिएगा, सीखिएगा। ओके। तो मैंने आपसे कहा कि शिक्षण क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है और बता दिया है। तो इस प्रक्रिया को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। और कोई प्रश्न आपके हो तो बताइएगा। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि हिंदी शिक्षण विधियों का सिलेबस क्या है। 3 यूनिट हमने आपको बताई और उस तीनों यूनिट के बाद आपको परिभाषा लिखाई कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं। एक अध्यापक जो है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन तरीकों को अपनाता है वो क्या कहलाती है? शिक्षण विधि कहलाती है। और शिक्षक शिक्षार्थियों को जिस ढंग से सिखाता है वो शिक्षण विधि है। उद्भव अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। कीथ एचिसन ने उसका उद्भव किया। कीथ एचिसन जो है एक शोधार्थी थे, उन्होंने 1961 में आविष्कार किया शिक्षण विधियों का। साथ के साथ भारत चीन युद्ध उस समय होने को था, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि में हुआ। हिंदी में शिक्षण के ऊपर काम जो है भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में हुआ है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो डी तिवारी ने इसका काम किया है। तो यहां पर ये हम देख सकते हैं कि सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, और यहां पे जो है नामकरण का श्रेय है। शिक्षण क्या है? मॉरिसन ने कहा कि कम परिपक्व व्यक्ति और अधिक परिपक्व व्यक्ति के बीच का मानवीय संबंध है। अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को सिखा देगा, शिक्षण कहलाएगा। शिक्षण साधन है, शिक्षा साध्य है। इस लाइन को जरूर याद रखिए। और ये शिक्षण की जो परिभाषाएं हैं, ये जो शिक्षण की परिभाषाएं हैं, अगर हम इनको देखें और इनके ऊपर अगर आए तो हम ये कह सकते हैं
कि ये जो चीजें हैं शिक्षण और शिक्षा की, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ग्रुप में काम करती हैं।